Hello everyone. So today I am going to discuss about Bohr's atomic model. ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप PYQ देखेंगे तो जेई मेंस के PYQ में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं और जेई एडवांस के भी PYQ में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे। बोर्स के पॉस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे, देन रेडियस का डेरिवेशन करेंगे, ऑर्बिट के रेडियस का डेरिवेशन करेंगे, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है उसको हम डिराइव करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिराइव करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक कि बोर्स के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। ओके, तो बिफोर जंपिंग टू द बोर्स मॉडल हम पहले समझेंगे कि बोर्स मॉडल आखिर एग्जिस्टेंस में आया क्यों। उसके लिए हमको चलना पड़ेगा कहाँ पे, उसके लिए हमको कहाँ पे चलना पड़ेगा, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रुदरफोर्ड्स ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर किया था और बाकी जो एटॉमिक स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। तो उन्होंने सिंपली क्या बताया, इसको हम कंक्लूड करते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये है इलेक्ट्रॉन का पाथ और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, लेट सपोज ये Q1 है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टाइम्स E चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। इसको हम बोल देते हैं कि लेट सपोज कि ये Q2 है और इस पे चार्ज कितना है, E माइनस E। ठीक है, क्या है, माइनस E। अब ध्यान दीजिए कि ये भी चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन के पास एक यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम सिमिलर चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है। इसके पास निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए कि ये मॉडल रूल्ड आउट क्यों हुआ, रीज़न क्या था इसका। रीज़न इसका ये था कि अगर हम देखें मैक्सवेल इक्वेशन देखें, सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा और एनर्जी जब वो रेडिएट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पाथ चेंज होगा और फाइनली वो आके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो यहां से क्या हमको पता चल रहा है कि एटम तो कोलैप्स हो गया, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, कि इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसका पाथ चेंज होगा, है ना, एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पाथ चेंज होगा और वो फाइनली न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा, तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसी को रेक्टिफाई किया किसने, बोर्स ने। कैसे रेक्टिफाई किया देखते हैं उसको। ओके, अब बोर्स का हम पास्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं ना, पास्टुलेट्स ऑफ बोर्स। तो पहला पास्टुलेट्स क्या था बोर का, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये पहला ही पॉइंट जो था वही रुदरफोर्ड के मॉडल को रूल्ड आउट कर दिया। क्या बोला बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in a
fixed in a fixed circular path। और इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को बोर ने क्या नाम दिया? ऑर्बिट, सेल, और यू कैन से एनर्जी लेवल, और यू कैन से स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, तो बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है? वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, जो ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल है, इसका रेडियस और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी और उसकी एनर्जी, ये सारी चीजें क्या है? फिक्स्ड हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? फिक्स्ड हैं, ऐसा बोर्स ने बोला। अब मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या है? वो कोलैप्स नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो रेडियस फिक्स है, वेलोसिटी उसकी फिक्स है और एनर्जी फिक्स है, और उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको देख लेते हैं कि अब क्यों कोलैप्स नहीं कर रहा है वो न्यूक्लियस में। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा कि ये हमारे पास है क्या? न्यूक्लियस। ये है हमारे पास ऑर्बिट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की रेडियस क्या है? फिक्स्ड है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो वेलोसिटी है उसकी, वो वेलोसिटी भी क्या है? फिक्स है, ऐसा बोर ने बोला। और इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो भी क्या है? फिक्स्ड है। अब इसको ध्यान समझने वाली बात है कि ये है हमारे पास न्यूक्लियस, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, उस रिवॉल्यूशन के कारण भी क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। यहां पे क्या है? दो फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या है? दैट इज गोइंग टू बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स हैं, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, they are balancing each other so that electron can revolve in this orbit smoothly। ठीक है, तो बोर ने क्या बोला कि जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज जनरेटेड ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रॉपरली रिवॉल्व कर सकता है, वो यहां पे कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसने, बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। फर्दर इसको अगर हम लिखना चाहें तो पिछले स्लाइड्स में हमने इस पे चार्ज लिखा था, न्यूक्लियस पे इस पे चार्ज लिखा था। लेट सपोज कि ये Q1 है, दैट इज Ze, और ये है Q2, दैट इज E। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? KZe स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, और पहला ही पॉइंट जो था बोर का, जो पहला ही पॉस्टुलेट्स था, वो रुदरफोर्ड मॉडल को रूल्ड आउट कर देता है। ओके, नाउ लेट अस जंप टू द सेकेंड पॉस्टुलेट्स। सेकेंड पॉस्टुलेट्स क्या है बोर का, कि उसमें क्या है कि द इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स ऑर्बिट अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन does not change its orbit unless energy is
एडेड और रिमूव। ठीक है, अब इसको ध्यान समझना इस पॉइंट को कि ये है न्यूक्लियस और ये हमारे पास ऑर्बिट है, ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है, इसकी रेडियस लेट सपोज r1 है और इसकी रेडियस लेट सपोज r2 है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। ठीक है, एनर्जी फिक्स है, रेडियस फिक्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी क्या है, वो भी फिक्स है। ठीक है, ऐसा बोर्ड ने पहले ही पोस्टुलेट में बता दिया है। अब ध्यान समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा अनटिल अनलेस कि हम इसमें एनर्जी ऐड करें या फिर रिमूव करें। ठीक है, अब इसको आप ध्यान समझना कि इसमें हम एनर्जी ऐड कैसे कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी रिमूव कैसे कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इसको आप समझिए कि अगर हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं, एनर्जी हमने क्या किया, ऐड किया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन है उसकी भी कुछ एनर्जी है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, इसका वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो अगर एनर्जी एमिट किया, एनर्जी एमिट करना इसको बोलते हैं, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना बोलते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट किया तो ये क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट नहीं कर रहे हैं तो इसी ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, अब तीसरा पोस्टुलेट है। तीसरा पोस्टुलेट क्या है कि द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ, the wavelength of radiation, the wavelength of radiation emitted or absorbed by atom depends upon energy difference of initial and final orbit। ठीक है, तो इससे हम क्या समझेंगे, इस पॉइंट से हम क्या समझेंगे कि जो वेवलेंथ है किसकी, रेडिएशन की, जो एमिट हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है बाय एन एटम, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या फिर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके या फिर रेडिएशन को एमिट करके वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में गया, उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होगा उस पे रेडिएशन का वेवलेंथ डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा। ये है हमारे पास न्यूक्लियस और ये है ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट। दोनों ऑर्बिट का क्या है, रेडियस फिक्स्ड है, एनर्जी इसकी फिक्स्ड है, इसको लेट सपोज कि E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, E2 इज ग्रेटर देन E1। ओके, अब ध्यान दीजिए, अगर ये एटम जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या करेगा, अपने इस स्टेट से इस स्टेट में जंप कर जाएगा, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ओके, अगर ये एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। अब ये जो रेडिएशन है इसकी कुछ वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, इसका भी वेवलेंथ है और एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा, इस रेडिएशन का एनर्जी कितना है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू HC बाई लेमडा। ओके,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो फाइनल और इनिशियल और फाइनल एनर्जी डिफरेंस है वो वेवलेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल ऑर्बिट, इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। ओके, सिंपल, आसान बात है। नाउ द फोर्थ पास्टुलेट ऑफ बोर, बोर का चौथा पास्टुलेट क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। तो फोर्थ वाला क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसमें उन्होंने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू nh/2 इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h/2 का। ठीक है, अब यहां से हमको एक दूसरा रिलेशन मिल गया कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2 ओके। नाउ ये तो क्या था? बोर्स के पास्टुलेट्स, 4 सिंपल पास्टुलेट्स हैं, आसान पास्टुलेट्स हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस बोर मॉडल के इक्वेशन को यूज करके बोर रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं? डेरिवेशन ऑफ रेडियस, डेरिवेशन ऑफ रेडियस। रेडियस हम कैसे ड्राइव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशन जो हमको मिला है। पहला इक्वेशन क्या था? kge² बाई r² इज इक्वल्स टू mv² r। दूसरा हमारे पास क्या है? mvr इज इक्वल्स टू nh/2 With the help of these 2 equations we are going to derive the radius। अब यहां से ध्यान दीजिए, this r cancels out this r और यहां पे एक r बच गया। ओके, और हमको क्या मिला कि v² इज इक्वल्स टू kge² डिवाइडेड बाई mr। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ये जो दूसरा इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज व्हाट वी आर सेकेंड इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हम इसको स्क्वायर करेंगे। हमको क्या मिलेगा? m² v² r² इज इक्वल्स टू n² h² डिवाइडेड बाई 4 π²। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जो v² हमारे पास आया है, इस v² की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है। तो m² इंटू kge² डिवाइडेड बाई mr इंटू r² इज इक्वल्स टू n² h² डिवाइडेड बाई 4 π²। ओके, नाउ सी, एक m से एक m कैंसिल हुआ, यहाँ एक m बच गया। एक r से एक r कैंसिल हुआ, यहाँ पे एक r बच गया। ओके, नाउ वी कैन राइट कि r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n² h² डिवाइडेड बाई 4 π² kge² एंड m। ओके, simple, this is what we have got। simple, right? very simple। so we are having r is equals to n² h² divided by 4 π² kge² m। this is going to be m, right? now
what we have derived, that r radius is equals to n square h square divided by 4 pi square kz e square m. Now the h is the Planck's constant, m mass of electron, e charge on electron और k is also constant and pi. सबकी वैल्यू पुट करना है, इसमें पुट कर देंगे. n is different, that is number of orbit, and g is the atomic number. So when we are going to put the values of the constant, h is equals to 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second. Mass of electron is equals to 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Pi is equals to 3.14 and k is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. When we are going to put the values, and E is equals to 1.602 into 10 raised to minus 19 Coulomb. When we are going to put all these values in this equation, then we are going to get radius, that is r is equals to 0.529 n square by z angstrom. So from here we can calculate radius of any orbit, that is nth orbit, by using this formula. Okay, from here we can say the radius of the nth orbit is directly proportional to n square and inversely proportional to z, and z is what we are having. The n is number of orbit and the z is atomic number. Okay, so when we are having, let's suppose, z and n, then we can calculate radius of the nth orbit. Okay, now we can see the graph, that is very important. So we are going to get कि अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, the r radius of the nth orbit is directly proportional to n square by z. Let's suppose कि रेडियस यहाँ है, n स्क्वायर इस एक्सिस पे है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वर्सेस n स्क्वायर, वी आर गोइंग टू गेट ए स्ट्रेट लाइन. Radius of nth orbit and versus n, we are going to get a parabola. Okay, now radius of nth orbit versus 1 by z, again we are going to get a straight line, and if we are having radius of nth orbit versus z, we are going to get a rectangular parabola. Okay, so from this relation we can draw different graphs, and these graphs are very important, है ना, इसको आपको दिमाग में रखना है. Now we are going to derive radius, derivation of radius. Derivation of radius. How we are going to derive radius? With the help of the, it's not radius again, velocity actually. Derivation of velocity. How we are going to derive velocity? Velocity can be derived with the help of radius only. So again, the radius of the nth orbit we have derived, that is equals to n square h square divided by 4 pi square. Okay, let me see what is that. N square h square divided by 4 pi square kg e square m. Okay,
n square h square 4 pi square kg e square times m. This is what we are having the radius that we have already derived. Okay, now we are going to derive velocity. See, we know that ki mvr is equals to nh by 2 pi. Now what we are supposed to do? Just put this value here. When we are going to put this value here, we are going to get velocity. So m into n square h square m into v into n square h square divided by 4 pi square kg e square times m is equals to nh by 2 पाई. अब सिंपली यहां से आप ध्यान दो कि ये 2 पाई कैंसिल हुआ, कितना बच गया 2 पाई. NH से कैंसिल हुआ, कितना बच गया NH. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा और ये डिवाइड में जाएगा. देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, we are going to get 2 pi kg e square m divided by nh into m. M से m got cancelled. So finally we are going to get the velocity is equals to 2 pi kg e square divided by nh. This is what we have derived the velocity of electron in nth orbit. Okay, now see, that is 2 pi kg e square. Velocity is equals to 2 pi kg e square divided by nh. When we are going to put the value of constants, we are going to get velocity of nth orbit is equals to, see, the pi is constant, k is constant, h is constant and e is constant. When we are going to put the values of these constants, we are going to get 2.188 into 10 raised to 6 g by n meter per second. Okay, and from here we can say the velocity of nth orbit is directly proportional to z and inversely proportional to n. Okay, now we are going to draw the graph again for this. When we are drawing graph for v directly proportional to n versus z, for this relation we are going to get, like when it is vn versus z, it is going to be what? Rectangular hyperbola. When it is going to be for vn versus n, it is going to be straight line. Okay, simple graph. Okay, now the next we are going to discuss about the derivation of energy. Derivation of energy. Energy derivation, that is very important. Again, it is going to be derived from the two relation जो हमको बोर्स के पॉस्टुलेट से मिले हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, पहला रिलेशन हमारे पास क्या है कि k g e स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r. दूसरा क्या है, mvr is equals to nh by 2 pi. Okay, now what we are going to do, if we are saying the total energy, so total energy is equals to potential energy plus kinetic energy. Okay, total energy of electron is going to be potential energy plus kinetic energy. Now see, when we are having this
nucleus and we are having electron here in the orbit. यहाँ पे ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, और ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ सी द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी K Q1 Q2 by R. It is exactly similar to the ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, G M1 M2 by R. हमारे पास जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज कितना है, Ge. हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज कितना है, -E. When we are going to put the value, we are going to get potential energy is equals to minus of Kge square divided by R. यहां से आ गया पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा उसको देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, सिंपली वी नो दैट कि Kge स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv square by r. So we are going to get कि mv square is equals to kge square by r. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये इसको यहाँ पे पुट करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हाफ kg स्क्वायर बाई r. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू half kge square by r. So when we are going to combine potential energy and kinetic energy, then we are going to get the total energy. So total energy is going to be what, total energy of electron, total energy of electron is equals to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is what we are having, half kg square by r, and potential energy is going to be what, minus of kg square by r. Now the total energy is going to be what, minus half kg square by r. So from here we can say the kinetic energy is going to be half mv square, half kge square by r. The potential energy is going to be minus of kge square by r, and the total energy is going to be minus half kge square by r. Okay, simple. Now what we are going to do, what we need to do to calculate the total energy. Now we are going to put the value of r that we have already derived. Okay, now see the total energy is equals to minus of half kg square by r. Now what we need to do, we need to put the value of r. What we have derived, that r is equals to n square h square divided by 4 pi square kg square m. When we are going to put this value here, then we are going to get total energy. The total energy is going to be half kg square divided by n square h square, the whole is going to be divided by 4 pi square kg square m. Okay, this is what we have the equation. Now further, if we are going to simplify it, we are going to get what? We are going to get that half, now kg
E square times 4 pi square kg E square m होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट लाइक 2 pi स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e to the power 4 times m divided by n square h square. Okay, check it out if it is correct. That is 2 got cancelled, 2 times 4, then pi, 2 pi square k square z square e to the power 4 m divided by n square h square. This is what we are having the total energy. Now again, when we are going to put the values of all the constant, m is the mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. H is the Planck's constant, 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. E is charge on electron or proton, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, or simply you can say 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. K की वैल्यू क्या है, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 3.14. When we are going to put all these values, we have E total or total energy of electron is equals to minus 13.6 z square by minus 13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस द यूनिट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल गया, टोटल एनर्जी हमको पता चल गया, एंड वी हैव आल्सो अवेयर अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी कैन सी द रिलेशन बिटवीन total energy, kinetic energy and potential energy. So we have derived E total is equals to minus of half kg E square by R. Kinetic energy is equals to half kg E square by R. Potential energy is equals to kg E square by R. So from here you can see the total energy E is equals to minus of kinetic energy is equals to potential energy divided by 2. ये रिलेशन आपको याद रखना है या आप सिंपली डराइव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आसान बात है। ओके, नाउ वी कैन ड्रॉ ग्राफ। यहां से हम क्या देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब इसका जो ग्राफ आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, लेट्स सपोज अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, देन हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। En वर्सेस g square, it is going to be what? It is going to be like this, okay, simple, आसान। Now we have derived radius, we have derived velocity, we have derived total energy of electron, the kinetic energy, potential energy. Okay, we can write it here like radius of orbit in nth cell, that is going to be 0.529 n square by z angstrom. Okay, or further you can write it like 0.5
n²/g एंगस्ट्रॉम। आपको क्या है, यूनिट का ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी हमने ड्राइव किया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट दैट इज गोइंग टू बी 2.188 into 10⁶ g/n meter per second. Total energy of electron in nth cell is equals to minus of 13.6 g²/n² electronic volt per atom. ठीक है, this is what we have derived, and also we have find out the relation between total energy is equals to minus of kinetic energy is equals to potential energy divided by 2. So these relations are very important और यहाँ से हर साल जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इवन एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं। इस बार के एडवांस में सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया पूरा टोटल बोर मॉडल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। इनका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो मॉडल है दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब कि ऐसे स्पीसीज जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। सो it is valid only for uni-electron species. Uni-electron species. For example, we are having hydrogen atom, we are having helium plus ion, we are having lithium plus 2 ion, we are having beryllium plus 3 ion. Okay? तो ऐसे सिस्टम के लिए ये अप्लीकेबल है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचा, हीलियम प्लस अगेन एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 बचा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकाल दिए, 1 बचे। ठीक है, दूसरा इनका ड्रॉबैक क्या है कि ही कुड नॉट explain Zeeman effect and Stark effect. ओके, Zeeman effect क्या होता है कि splitting of spectral lines in magnetic field. Stark effect का मतलब क्या है कि splitting of spectral lines in electric field. तो ये भी चीज बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरी बात क्या है कि he could not explain de Broglie wavelength या de Broglie principle, de Broglie and Heisenberg principle. Okay, so these are the drawbacks of Bohr's model. Okay, so इसमें और भी टॉपिक्स हैं लाइक स्पेक्ट्रम, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, इसमें और भी चीज़ें हैं लाइक वी कैन से द टाइम पीरियड, द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। टाइम पीरियड मतलब एग्जैक्टली आप समझिए, टाइम ही समझिए। ओके, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान समझिए कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ रिवॉल्व करना, फिर वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो सिंपली आप समझिए कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड।
ओके, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये रेडियस आर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ओके, अगर इसको हम देखें सिंपली, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फर्दर अगर हम वैल्यू पुट करें, रेडियस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी बाई एन, और फर्दर ये क्या होने वाला है एन क्यूब बाई जी स्क्वायर। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ओके, सिंपल बात है। ओके, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्पेक्ट्रम की बात किया अभी मैंने, और उसमें बहुत सारी सीरीज़ हैं, जैसे लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पासचन, ब्रैकेट, फंड, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।